Today's class is on heating effects of current. The phenomenon of production of heat in a resistor by the flow of an electric current, flow of an electric current through it is called heating effect of current or Joule's heating, Joule heating or Joule heating, heating effects of current or Joule heating. और जूल हीटिंग। देखो होता क्या है, सपोज दैट देयर इज अ रेजिस्टर, ठीक है, तो इसमें से अगर कोई करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये हीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी विच इज कॉल्ड हीट। ठीक है, अब वो हीट कैसे, कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो किसने दिया था? जूल ने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई बात समझ में? हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हीटअप हो क्यों जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो लिखो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक तो हो गया हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स होता क्या है? जब भी करंट रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टर हीटअप हो जा रहा है एंड दैट phenomenon is called heating effect of current. What is the cause समझो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट दिस इज कंडक्टर और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से R, ठीक है। तो अगर हमने एक सर्किट बनाया जिसमें इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक सोर्स से कनेक्ट किया एंड दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हो गया? सिर्फ जो भी हमने लगाया, अब ये कंडक्टर बोलो या रेजिस्टर बोलो, रेजिस्टर, ठीक है, कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा R। अब इसको हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिया है। कैसा लिया है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस R है, इसका EMF कितना है? लेट्स से E, ये की लगा दी है और ये कनेक्शन कर दिया है, तो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है, हाई और इधर लो। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मतलब यहां बैटरी लगा दी, तो इसमें क्या होगा? अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो, और इस फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट होंगे? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दे विल स्पीड अप एंड अटेन द वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करोगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाएगी इसके अक्रॉस। फिर क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। किधर की तरफ? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हो गई बात? या फिर कहें हाई पोटेंशियल की तरफ। अब स्पीड अप करते हुए ये दे विल अचीव द वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन जब इस वेलोसिटी को अचीव करेंगे, दे विल स्पीड अप, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीजेस। किसकी बढ़ेगी?
किसकी बढ़ेगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आई बात समझ में यहाँ तक? अरे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कुछ फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट करेंगे तो उनकी पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? थर्मल थर्मल वाली क्या रही होगी? यू रही होगी। एंड देन दे विल स्पीड अप एंड अटेन द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और सिंस दिस कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्यों आता है? कोलिजन की वजह से आता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, किनसे टकराएंगे? जो पॉजिटिव आयंस होंगे। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गई बात? ये तो जब इलेक्ट्रॉन, किसी का फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर वहां से क्या है? वहां पे क्या बचा हुआ है? पॉजिटिव आयन है, और उस पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं क्या? पॉजिटिव आयन से क्या टकराएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस, लेट्स से ये क्या है? पॉजिटिव आयन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इनसे जाके टकराएंगे, ये तो अपनी जगह नहीं बदलते हैं, ये तो फिक्स है। फ्री है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन दे कोलाइड, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे? किसको करेंगे? पॉजिटिव आयन को। तो दे विल ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू द पॉजिटिव आयन। लेकिन ये पॉजिटिव आयन इधर उधर जा तो सकता नहीं है। आई बात समझ में? तो ये करेगा क्या? अपनी ही जगह पर क्या करेगा? वाइब्रेशंस करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट कर। सपोज करो तुम यहां पर सभी के सभी पॉजिटिव आयन हो और यहां से कुछ मैं बॉल्स फेंकू, वो बॉल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जाके तुमसे टकराती हैं और इतनी तेज लगती है कि तुम बस क्या कर रहे हो? वहां पे अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हो। यू आर नॉट सपोज टू लीव योर प्लेस। तुम तो अपनी जगह फिक्स हो, लेकिन तुम अपनी जगह पे क्या करोगे? वाइब्रेट करोगे। और वाइब्रेट करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज इंक्रीज होगी। बोलो, आगे बात समझ में? और यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? टेम्परेचर से। किससे रिलेटेड होगी? टेम्परेचर से। तो अगर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन इंक्रीजेस, इट मींस देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो अगर सभी पॉजिटिव आयंस का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका मतलब पूरे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये हुआ किस वजह से? हुआ किस वजह से? जब हमने ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कराए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। आई बात समझ में? सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर। क्लियर हुई ये बात? एंड द राइज इन टेम्परेचर विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? एंड व्हाट इज द मेन कॉज? बताओ कपिश, व्हाट इज द मेन कॉज? कोलिजन। तो व्हेन दे कोलाइड विद पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन है वो तो वाइब्रेट करेगा, बाकी वो इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर नेक्स्ट कोलिजन होगा। तो इस तरीके से वो उनको वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते करते उनकी काइनेटिक एनर्जी, इतनी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस दैट मच हाई कि फिर उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नोट कर लो। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ नहीं समझाऊंगा, ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो कि when we apply the electric field, they attain the drift velocity, and when they attain the drift velocity, their kinetic energy increases. किसकी? free electrons की। and when these free electrons collide with positive ion, the positive ion vibrates, and due to the vibration, their kinetic energy, average kinetic energy increases, and hence the temperature of the, and average kinetic energy and the temperature are related to each other, तो temperature भी increase करेगा। और ये आपने पढ़ रखा है कहां पे? काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, ये सब पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स में। नोट करो। अब लिखना है आगे हमें जूल्स लॉ। जूल्स लॉ पढ़ेंगे। write down the topic, which is Joule's law. Joule's law. तो उसके लिए एक सर्किट बनाना,
V समझ में आ रहा है ये? बोलो। देयर इज अ बैटरी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से इधर ऐसे कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। इस एक ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इधर पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ? VA। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? VB। एंड यू दैट V इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। इसके अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? V। चलो जी, राइट डाउन जूल्स लॉ ऑफ, अच्छा ये लॉ क्या है? अरे वो तो हम हेडिंग डाल दिए, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर, अब इस रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होगी, है ना? द हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor in a resistor in a resistor is number 1 is directly proportional to the square of current, directly proportional to the square of current proportional to the square of current, that is heat produced is directly proportional to square of the current for a given hour, for a given hour, मतलब for a given resistor the heat produced is directly proportional to the square of current passing through it. Second, directly proportional, the heat produced in a resistor is directly proportional to the resistance R for a given I. अगर I फिक्स्ड कर दोगे तो H is directly proportional to R. Number 3, inversely proportional to the resistance R for a given V potential difference. And number 4 is directly proportional, that is H is inversely proportional to resistance. And number 4, it is directly proportional to the time for which
द करंट इज फ्लोइंग मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये चार चीजों पे चार फैक्टर याद रखना। I स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी R है, लेकिन यहां पर ध्यान ये देना कि डायरेक्टली तब होता है जब ये I कैसा हो, फिक्स्ड, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चलो जी इस चीज को समझो। तो ये देखो ये डायरेक्टली वाले कौन कौन से हैं, डायरेक्टली वाले कौन से हैं, तीन है। स्क्वायर ऑफ द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर R एंड T। ये बात समझ में आ गई। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेके आ गए, लेट्स से K, और इस K की वैल्यू को हमने लेट्स से यूनिटरी मेथड से कि हमने K की वैल्यू 1 ले ली। अगर हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 सेकेंड के लिए करंट फ्लो किया और हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, 1 जूल, देन द वैल्यू ऑफ K इज 1। ऑब्वियसली K इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो ये होगा। अगर हमने I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लिया, R इज इक्वल टू 1 ओम ले लिया, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया एंड बोला कि इफ दिस एंड देन H इज इक्वल टू कितना आया, 1 जूल, तो हमारी K की वैल्यू सब जगह 1 रख दिया, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, एंड यू गॉट द फॉर्मूला दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये हो गया हीट का फॉर्मूला। आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। अगर आ गई है तो इसी से दो और फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि सिंस दैट V इज इक्वल टू क्या है, IR, तो एक बार I को रिप्लेस कर दो, क्या आएगा, V बाई R, तो I को रिप्लेस कर दो यहां पे, ठीक है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, बोलो, V बाई R स्क्वायर R एंड देन T, बोलो, ये बनेगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T, R से ये R कट गया, क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया दैट H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। बोलो ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अभी यहां पर देखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर फॉर अ गिवन I। तो अगर I फिक्स्ड है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आया ये वाला लाइन, हाँ। अच्छा यहां पर देखो, अगर V को मैं फिक्स कर दूं तो हीट प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि फॉर्मूले में इस तरीके का आ गया। क्लियर हो गई बात, ये आया ना समझ में। तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है, बट इसमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर इनवर्सली डायरेक्टली है, यहाँ पे इनवर्सली है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा ना कि V इज देयर, तो V को कांस्टेंट रखोगे तो इनवर्स रिलेशन है, I को कांस्टेंट रखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा एक और फॉर्मूला है, इस बार मैं क्या करूंगा, R को चेंज कर दो। क्या करूं मैं, R को चेंज कर दो। तो ये समझ में आ गया, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एक वाला, और R को चेंज करने का फॉर्मूला क्या है बताओ, V बाई I, बोलो, रखो यहां पे, क्या आएगा, I से I कट जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, VIT, बोलो। तो हीट का एक फॉर्मूला आ गया, ये समझ में आया ये। तो तीन फॉर्मूले हैं, बट दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ I एंड R, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R, एंड दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ VI। क्लियर हुआ ये, एक ही लाइन में याद कर लो, ज्यादा बेहतर है। VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R, चाहे जो चीज दी गई हो उसके हिसाब से, गिवन के हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लेकिन यहां पर जो भी चीजें निकल के आएंगी वो किस में आएगी, इस फॉर्मूले में जूल में आएगी। और हीट की एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं, कैलोरी, ठीक है। तो अगर कैलोरी में निकालना चाहते हो तो जो भी फॉर्मूले हैं ये VIT
आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी। इन सभी फॉर्मूला में आप कितने का डिवीजन करोगे? 4.18। कई बार हम लोग इसको 4.2 भी ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली करके, ठीक है, तो 4.2 भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसमें जो यूनिट लिखी जाएगी वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? कैलोरी। क्या होगी? कैलोरी। Cl का मतलब यहां पे क्या हो गया? कैलोरी। तो हीट अगर कैलोरी के टर्म्स में निकालनी है तो जो भी फॉर्मूले आपको वी आई टी लगाया, आई स्क्वायर आर टी लगाया, वो तो जूल में हो जाता है। कितने से डिवाइड करो, मतलब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से डिवाइड करो, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। क्या आता है? इलेक्ट्रिक पावर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आ गया? बोलो, फॉर्मूले समझ में आ गए, और हीटिंग क्यों हो रही है समझ में आया? क्यों होती है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं जाके पॉजिटिव आयन से, पॉजिटिव आयन वाइब्रेट करेगा, बाकी तो आगे ड्रिफ्ट करते चले जाते हैं, लेकिन वो जो वाइब्रेशन हो रही है पॉजिटिव आयन की, जिसकी वजह से उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही रिलेटेड होती है किससे? टेम्परेचर से। अगर किसी भी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा, एंड दैट्स हाउ द कंडक्टर हीट अप। चलो, अब लिखो इलेक्ट्रिक पावर। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। लिखो, द रेट at which work is done by a source of EMF. Work is done by a source of EMF in maintaining the electric current through a circuit is called electric power. अब सुनो, और द रेट, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस समझते हो क्या होता है? फैन क्या है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस। एसी क्या है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस। बल्ब क्या है? इलेक्ट्रिक। और इनके सबके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक पावर होता है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक अप्लायंस converts an electric energy into other forms is called इलेक्ट्रिक पावर। अब फैन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, रोटेशन कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी में। तो किस रेट से वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। और वी कैन से डिफाइंड इट एज द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय द ईएमएफ सोर्स। जो भी सोर्स है जिसकी वजह से ईएमएफ है, तो वो ईएमएफ किस रेट से वर्क को कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात? एनर्जी के फॉर्म। और उस वो वर्क किस लिए कर रहा है? टू मेंटेन द
टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट करेंगे तो फिर उसे हीट एनर्जी में भी जा सकता है, साउंड एनर्जी में भी जा सकता है, लाइट एनर्जी में भी जा सकता है। ठीक है, तो चाहे कोई डेफिनेशन लिख देना इलेक्ट्रिक पावर। और ये इलेक्ट्रिक पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा था, बोलो। लेकिन यहां ये वर्क होगा, वो कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्लियर हो गई बात? ये तो रेट एट विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक वर्क बोलोगे। अब इलेक्ट्रिक वर्क कैसे निकाला जाएगा ये देखो ध्यान से। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक वर्क डन कैसे लिखा जाएगा? हियर W इज इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन कैसे किया जाएगा? V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वर्क उठा के कहां रख दिया जाए? यहां रख दिया जाए। तो क्या बनेगा बोलो? पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइड बाई बोलो T। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं Q बाई टी। व्हाट इज Q बाई टी? चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। तो पावर का फॉर्मूला मिल गया अब, V इंटू आई। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर हुआ? ये पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई द इलेक्ट्रिक करंट, V इंटू आई। किसका बज रहा है फोन? उठा लो, बात कर लो, बात कर लो और बता दो क्या है। बोलो, पोटेंशियल पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया? नोट करो जल्दी से। चलो, तो पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, V इंटू आई। सिंस ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। अब V की जगह में आई आर रख दू तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू आर होल मल्टीप्लाइड बाई आई विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया क्या? बोलो, इसके अलावा एक और फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इफ आई रिप्लेस आई इंस्टेड ऑफ V, तो जरा देखो आई कैसे लिखा जाता है? V बाई आर। बोलो, और क्या मैं ये I अगर इधर रिप्लेस कर दूं तो P इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू V बाई आर। बोलो, होगा? तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया क्या? V स्क्वायर बाई आर। आई बात समझ में? बोलो, तो पावर का भी ये ऐसे ही फॉर्मूला लिख लो क्या? एक तो हो गया VI, दूसरा क्या हो गया? आई स्क्वायर आर, तीसरा क्या हो गया? आई V स्क्वायर बाई आर। दिस इज द रिलेशन in terms of potential difference and current. This is the relation in terms of current and resistance, and this is the relation between relation of power in terms of V and R. Clear हो गई बात? क्या यही सेम चीज अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी? बोलो, लेकिन वो फॉर्मूला किसका था? वो किसका था फॉर्मूला? हीट का फॉर्मूला था। मतलब इसमें T नहीं है, बाकी ये हीट जैसा ही है। तो अब जरा ध्यान से सुनना कि हीट का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वी आई इंटू टी। बोलो, यही तो था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्या होगा? जो भी पावर है मल्टीप्लाइड बाई कर दिया जाए क्या? टाइम। हाउ मच हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड? तो आंसर क्या रहेगा? रेजिस्टेंस, सॉरी, पावर टाइम्स टाइम। क्लियर हो गई बात? ये आ गई बात समझ में? जैसे अभी हीटर है, कोई इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर कितना पावर कंजप्शन कर रहा है? तो पावर मल्टीप्लाइड बाई
टाइम दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। आगे बात समझ में? चलो अगला लिखो इलेक्ट्रिक पावर के बाद इसकी लिखो यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, लिखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? राइट डाउन वॉट। क्या है? वॉट। रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल डब्ल्यू, लेकिन जेम्स वॉट के नाम पे आया है, तो अगर यूनिट पूरा लिखना चाहते हो तो फिर स्मॉल से लिखोगे, अगर सिंगल लेटर लिख रहे हो तो कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है? अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 वॉट। क्या पूछा जाएगा? डिफाइन 1 वॉट। तो आप 1 वॉट को कैसे डिफाइन करोगे? पावर का फॉर्मूले से। क्या होता है? V इंटू आई। क्लियर हो गई बात ये? तो 1 वॉट कब बोला जाएगा? जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगाया है? 1 वोल्ट, और उसके क्रॉस कितना फिर करंट फ्लो करे? करंट 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 वॉट। आगे बात समझ में? क्लियर हुआ ये? समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? कितना है? 1 वोल्ट, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर। तो इसका जो पावर होगा ना इस डिवाइस का, वो कितना होगा? 1 वॉट। आ गई बात समझ में? चलो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 1 वॉट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, अब पावर का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन क्या था? T। अगर कोई डिवाइस 1 जूल वर्क कर रही है कितने सेकंड में? 1 सेकंड। 1 जूल वर्क कर रही है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी? बोलो। 1 वॉट। तो चाहे ऐसे डिफाइन कर देना, ठीक है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर और 1 जूल पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? बोलो। बिगर यूनिट नोट कर लो। बिगर यूनिट इज किलोवाट, KW। ठीक है? किलो का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 3 वॉट। आई बात समझ में? फिर लिखो मेगावाट। क्या है? मेगावाट, MW, 10 टू द पावर 6 वॉट। और गीगावाट, 10 टू द पावर 9 वॉट। आई बात समझ में? ठीक है? कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, एक कमर्शियल यूनिट है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्या होती है बताओ? HP। क्या होता है? HP। HP मतलब हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना होता है? बोलो। 746 वॉट। आई बात समझ में? 746 वॉट। आ गया समझ में? गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? द टोटल वर्क डन, by a source of EMF to maintain an electric current, in the circuit for a given time, is called इलेक्ट्रिक एनर्जी। टोटल वर्क डन जो करेगा एक EMF सोर्स टू मेंटेन द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब दैट वर्क डन। अच्छा, जो वर्क करेगा वो किस फॉर्म में जा रहा है? एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी। बोलो।
जो भी वर्क डन हो रहा है वो किसके फॉर्म में होगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा। अभी के लिए मान लेते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, या ऐसे भी नहीं ले रहे हो तो सिंस यू नो दैट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो हम यहां से कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। बोलो, एंड दिस वर्क डन इज द टोटल वर्क डन। ठीक है, अब पावर का तुमको फॉर्मूला पता है, बोलो पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई इंटू टी। तो यही जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में है, बोलो हीट एनर्जी के फॉर्म में है ना। कोई भी एनर्जी ले लो और वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज E। E इज अ एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसको हीट एनर्जी लिखोगे तो H लिख लेना। आई बात समझ में, VI T। और क्या बन सकता है, बोलो I स्क्वायर R T। और क्या बन सकता है, V स्क्वायर बाई R T। बोलो क्लियर हो गई बात ये। तो टोटल वही वर्क डन ही तो एनर्जी है। बोलो फॉर्मूला समझ में आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, डिफाइन कर पाओगे, व्हाट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द टोटल वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज रिटन एज पावर इनटू टाइम। और पावर का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, जूल। क्या लिखोगे, जूल। बोलो या तो कैपिटल J या फिर स्मॉल से पूरा लिखोगे जूल। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज 1 जूल। बोलो व्हाट इज 1 जूल। 1 जूल कैसे लिखोगे बताओ, ये रहा फॉर्मूला, ये 1 जूल रहेगा तो कब रहेगा, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, फॉर हाउ मच सेकेंड, 1 सेकेंड। आ गई बात समझ में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। और ऐसे भी कह सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को देखो जरा, तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड। तो या तो इन टर्म्स ऑफ VIT वाला ये वाला फॉर्मूला लगा लो, इससे समझा दो 1 वॉट तो 1 जूल, या फिर इससे समझा दो 1 जूल। क्लियर हो गई बात है। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, ये फॉर्मूला लगाओगे 1 जूल के लिए तो क्या लिखोगे, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड। समझ में आया, तो चाहे जैसे दिखा, ठीक है। बोलो सिद्धार्थ, नहीं आया सर, इधर सबको आ रहा है ना, एक टोक देना, मैं अंतर्यामी नहीं हूं भाई, तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा कमर्शियल यूनिट। क्या आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। ये तो कौन सी थी, एसआई यूनिट। इसके बाद आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, लिखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, आप लोगों के घरों में बाहर देखो मीटर लग रखे होंगे, इलेक्ट्रिक मीटर है ना, जो पूरे घर की बिजली का बिल आता है ना, वो बाहर एक मीटर लग रखा है, उसमें रीडिंग आती है, बोलो, और उस रीडिंग को ही वो नोट करके जाता है और फिर उसका बिल बना के वो तुमको पकड़ा देता है। तो वो बिल में क्या होती है, इलेक्ट्रिक यूनिट की, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट के टर्म्स में आपको वो रीडिंग आती है। बोलो कि आपने इतनी यूनिट कंजप्शन किया या इतना, बोले 415 यूनिट लग गई या 800 यूनिट, 500 यूनिट, 513 यूनिट, 514, जो भी है। तो वो जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट। आई बात समझ में, एंड दिस इज द यूनिट, कमर्शियल यूनिट इज किलो वॉट आवर। क्या है, क्या है, दिस कमर्शियल यूनिट इज किलो वॉट आवर, KWH लिख लो, क्या है, किलो वॉट आवर। ठीक है, किलो वॉट आवर, और वी कैन से बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बॉट, BOT मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बॉट यूनिट। तो 1 KWH आपसे पूछेगा बताओ कितना जूल होता है, क्योंकि जूल भी तो है इसकी यूनिट, तो तुमसे पूछेगा 1 किलो वॉट आवर कितना जूल होता है।
ध्यान से सुनना, 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, बोलो। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स, बोलो। आगे बात समझ में, तो ये बन जाएगा 3600 और 3 जीरो और लगा दो, क्या बन जाएगा, वॉट इंटू सेकेंड। आई बात समझ में, वॉट इंटू सेकेंड। अब जरा देखो, मैंने यहां पे बताया आपको वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं 3620, फिर बाद में 3 जीरो, आगे क्या आ गया, जूल, बोलो। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल। अब इसको सही ऑर्डर में लिख लो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 kWh कितना आता है जूल में, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये। तो अभी जैसे 415 यूनिट आपने कंजप्शन किया मान लो इस मंथ, तो 415 kWh, समझ में आ रही बात, ये 415 kWh अभी वहां पे नहीं यूज हो रहा है। मीटर ग्लो करता तो वो मीटर में भी क्या है, लिख के आता है ना, इतना यूनिट, यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर, ठीक है। ऐसे ऐसे समझो कि इस मीटर के अंदर लेट से रीडिंग लिख रखी है, ऐसे लिख रखता है 506, ऐसे ऐसे कुछ लिख रहा है, वो डेसिमल में यहाँ चलता है कुछ, ठीक है, पॉइंट वाला 8 है ये, ठीक है ना। तो रीडिंग कितनी हो गई मान लो 567, 1 घंटे के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, और सपोज करो कि ये 1 किलोवाट की है, कितने की है, 1 किलोवाट की, और एक है तो ज्यादा की, ठीक है। 1 किलोवाट की अगर कोई डिवाइस है और वो 1 घंटे के लिए यूज की जाती है, तो यहां पर एक रीडिंग एड ऑन हो जाएगी, मतलब फिर वो कितनी हो जाएगी, 568। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये। और तुमने देखा होगा कि घर में जब एसी भी चल रहा होता है, किचन में आपकी मिक्सी भी यूज हो रही है, और वॉशिंग मशीन भी यूज हो रही है, फ्रिज भी चल रहा है, 2 पंखे चल रहे होते हैं, तो बाहर की जरा वो जो ब्लिंक करता है ना, कैलोरी वाला जो ब्लिंक करता है, इसमें एक वो एलईडी बल्ब होता है, वो तेज बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि उसके थ्रू करंट बहुत ही हाई जा रहा हो। आई बात समझ में, करंट हाई है तो मतलब ऑब्वियसली एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा कंजप्शन होगी, बोलो। और वो फेज, वो जो फेज के बाद कैलोरी वाला होता है ना, बहुत तेज ग्लो कर रहा होता है, बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। और एसी पे बहुत ज्यादा करता है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन हो रहा है उससे, ठीक है। क्या हुई, हाँ, मुझे अपने टीचर की याद आती है, क्या हुई तुमको। अब देख लो वो जो रखे हैं ना, हाँ ये नोट हो गया, बोलो। 1 किलोवाट आवर हो गया, हाँ। अब लिखो लिखो पावर रेटिंग, टॉपिक डालो, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, देखो ये एक डिवाइस मिल गया मुझे ऑल आउट वाला, ठीक है, ये ऑल आउट वाला, ठीक है। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, और उसमें वो कैंडल लगती है तो उसको हीटअप करता है, वो हीटअप करेगा तो उसको वेपराइज करता है, बेसिकली ये दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। अब इसके अंदर तुमको क्या दी जाती है, एक पावर रेटिंग, कि ये कितना पावर कंजप्शन करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये चीज देखना, ये ऐसे है, यहां पर कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब जो लिखा है वो दिखाई दे रहा हूं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 230 वोल्ट, क्या लिखा हुआ है, 230 वोल्ट, कॉमा, अच्छा सॉरी, 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड देन
3.6 वॉट। 3 पॉइंट, जाके देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो 230 वोल्ट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पे ये लगाओ। हमारे घरों में जो आता है वो कितना आता है? 240 आता है। अब 240 आ रहा है या 220 आ रहा है या 190 आ रहा है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एसी सोर्स है ये। क्या है? एसी सोर्स चाहिए कितना? 230 वोल्ट। और जो एसी सोर्स है, और एसी सोर्स का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। बोलो, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी वेव बनेगी, एसी वेव, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी है? कितनी है? 50। इंडिया में क्या होती है? 50। यूएसए में कितनी है? 60। और ये पावर कंजप्शन कितना कर रहा है? 3.6 वॉट। आगे बात समझ में? मतलब 3.6 वॉट इन 1 सेकेंड। आगे बात समझ? कितना पावर कंजप्शन? 3.6 वॉट मतलब 3.6 वॉट का मतलब हो गया 3.6 जूल पर सेकेंड। आगे बात समझ? मतलब इतना वर्क डन कर देगा 1 सेकेंड, 3.6 जूल। क्लियर हुआ ये? तो उसकी ऐसे ही बल्ब निकालो, बल्ब निकाल नहीं सकते हैं। और भी कोई डिवाइस होगी तो। और करंट भी दिया जाता है उसमें, कितना करंट ले सकता है। अब जैसे ये चार्जर है, दे रखा है, इसमें देखो इनपुट दे रहा है कि 100 टू 240 रहेगा तो ये चार्ज होगा। 50 टू 60 हर्ट्ज में यूज करते हो, और 1.2 एम्पियर इसकी करंट कितना आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें भी दे रखा होगा, वो जो लग रखा है ना 3 स्टार रेटिंग वाला, उसमें भी लिखा होगा। ठीक है, चलो पावर रेटिंग इसको डिफाइन करेंगे। लिखो पावर रेटिंग, लिखो द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। पावर रेटिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, लिखो, it is defined as the electric energy consumed by an electric appliance in 1 second, in 1 second। One second, when connected to a fixed और या फिर marked voltage of the mains, connected across the marked voltage of the mains, जो मेन सप्लाई आ रही है उसमें लिखा होता है कितने वोल्टेज पे लगाया था। तो उस वोल्टेज पे जब आप यूज कर रहे हो उस अप्लायंस को, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है इन 1 सेकेंड, वही क्या हो जाती है उसकी पावर रेटिंग। अब जैसे बोला है कि बल्ब है 100 वॉट का, तो ये इसकी पावर रेटिंग लिख रखी है क्या? 100 वॉट। मतलब ये 100 जूल पर सेकेंड लेगा व्हेन दिस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट ऑफ AC with the frequency of 50 हर्ट्ज। ऐसे लिखा होता है। एलईडी बल्ब निकालोगे उसमें भी लिखा होगा कि ये 9 वॉट का है व्हेन इट इज कनेक्टेड विद 240 वोल्ट, 240 वोल्ट मेंस में यूज करना है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा होता है 240 या 230 आता है। ठीक है, अगर कम आ रहा है वोल्टेज तो हम स्टेबलाइजर लगवा लेते हैं। ठीक है, वो स्टेबल लगता है। अब जैसे ये एसी है, अब एसी के जस्ट नीचे हमने क्या लगाया हुआ है? एक डिवाइस वो लगी हुई है, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब है इट विल स्टेबलाइज द वोल्टेज। ठीक है,
अब एसी को अगर तुम कभी 190 दोगे, कभी एकदम से 240 आ जाएगा, कभी 150 हो जाएगा। अगर वेरी कर रहा है वोल्टेज तो एसी डैमेज हो सकती है, उसके जो अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स है, वर्किंग सिस्टम है, वो डैमेज हो सकता है। वही है ना कि तुमको एकदम से क्या कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, फिर गर्म कर दिया जाए, फिर ठंडा कर दिया जाए, फिर गर्म कर दिया जाए, तो तुम्हारी तबीयत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। द सेम वे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को भी हाई वोल्टेज दे रहे हो, कभी लो वोल्टेज दे रहे हो, तो सर्किट में खराबी हो सकती है। इसीलिए क्या लगाया जाता है, स्टेबलाइजर। ठीक है, और स्टेबलाइजर समझ में आया ना कि वहां पे लिख के आता है कि वो कितना सप्लाई दे रहा है, वो 220 कंटिन्यूअस देगा। ठीक है, इनपुट तो दिखाएगा कि वो इनपुट उसको जो मिल रहा है वो 190 है, बट वो दे कितना रहा है, 240। अब दे कैसे रहा है, इनपुट तो मिल रहा है 190, अब वो वोल्टेज दे रहा है कितना, 240 या 230, कैसे दे रहा है। इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा क्या लगा होगा, ट्रांसफॉर्मर। और वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। पावर रेटिंग बोलो। अब पावर कंजप्शन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, ध्यान से सुनना। कॉम्बिनेशन ऑफ, ये लिखो पावर, टॉपिक डालो पावर कंजप्शन इन combination of appliance, the combination of appliances। सबसे पहला लगाना कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज में, सीरीज में। सपोज करो हमारे पास बल्ब है, these are the circuit symbols, these are symbols of V वोल्टेज पे लगाए गए। ठीक है, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, इसका पावर है P3। बोलो कितना समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब एक बात समझो, इसका पावर अलग अलग, इस सब तीनों का पावर अलग अलग है, लेकिन हम यहां पे मान के चलते हैं कि दे आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम वोल्टेज, लेट्स से V। ऑल्दो यहाँ पे पावर जो वोल्टेज होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, V1 V2 एंड V3। हम मान के चल रहे हैं कि V1 V जो है तीनों के अक्रॉस कैसा है, सेम है। आगे बात समझ में, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट जो होगा, V P इक्विवेलेंट निकालना है तुमको। क्या निकालना है, P इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा बताओ, P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। बोलो होता है, तो अगर मैं R निकालूं तो क्या करूंगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई P, यही तो करूंगा। बोलो ठीक है, अगर मैंने 1 लगाया तो यहां भी 1 लिखूंगा। अगर मैंने R2 निकालना चाहता हूं, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R2, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R3 इस बल्ब का। तो R2 कैसे लिखोगे, V स्क्वायर बाई P2, एंड R3 कैसे लिखोगे, V स्क्वायर बाई P3। सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन यू नो दैट R इक्विवेलेंट क्या होता है, बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट, अच्छा इधर इसमें R इक्विवेलेंट होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या बन के आएगा, बोलो V स्क्वायर डिवाइड बाई P इक्विवेलेंट। बोलो तो ये हो जाएगा
वी स्क्वायर बाई पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1 वी स्क्वायर बाई P2 बोलो प्लस वी स्क्वायर बाई P3 बोलो। वी स्क्वायर कॉमन उठा लो, क्या बनेगा 1/P1 1/P2 प्लस 1/P3 बोलो। क्या ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटेगा बोलो। तो अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं अप्लायंसेस एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम वोल्टेज, यहां सेम वोल्टेज हमने माना है, ठीक है, तो क्या होगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। नोट कर लो। हम्म, अगला वाला लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज दैट वी हैव 3 bulb which are connected पैरेलली, ठीक है। इसका है इसका P1 है, इसका P2, इसका P3, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3 एंड दे आर कनेक्टेड विद द वोल्टेज लेट्स से V, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि इसका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के केस में, बोलो। यही तो होता है, बोलो। अगर मैं इसमें V स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दूं, किसी को कोई आपत्ति बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आया ना। बोलो वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दिया। अब वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर क्या होता है पी इक्विवेलेंट, बोलो। तो पैरेलल के केस में याद रखना पावर जस्ट सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता है। घरों में जो आपके लग रखे हैं अप्लायंसेस वो कैसे लग रखे हैं, पैरेलल। तो अगर हमें इस रूम के अंदर जितना भी पावर, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज कर रहे हो, तो उसका हमें टोटल पावर चाहिए, कंजप्शन कितना हो रहा है विद इन फ्रॉम दिस रूम, तो हम क्या करेंगे, 2 पंखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं, ठीक है, फिर मेरा ये कंजप्शन हो रहा है, पीसी चल रहा है, बोलो। तो हम इसको, इसका पावर कंजप्शन टोटल, उसको P1 ले लेंगे, इसका P2 P3 P4 P5 सभी को क्या करोगे ऐड, क्योंकि ऑल द डिवाइसेस आर वर्किंग पैरेलली। क्लियर हो गई बात ये। तो ये फॉर्मूला बन जाता है पैरेलल के केस के लिए, और ये बनता है सीरीज। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम नहीं रहेगा, फिर वो फॉर्मूले में V1 V2 V3 भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ लिखो, टॉपिक डालो एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। टॉपिक डालो एफिशिएंसी ऑफ a source of EMF, efficiency of source of EMF, eta
क्या है, ईटा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, फॉर्मूला ये। तुम्हारी एफिशिएंसी पता कैसे चलेगी, बताओ, कि मैं तुमको कितना इनपुट दे रहा हूं और तुम आउटपुट कितना दे रहे हो, वही तो निकलेगा। समझ में आ रही बात? जैसे स्कूल के अंदर तुम फीस सबमिट कर रहे हो, तो आर यू एफिशिएंट और नॉट वो पता तब चलेगा कि जितना पैसा दे रहे हो उसका इक्विवेलेंट में जो मार्क्स आने चाहिए वो तो आ नहीं रहे, है ना। सबकी फीस बराबर लगती है, लेकिन मोर एफिशिएंट वो बोला जाएगा जो परफॉर्मेंस अच्छा देगा। समझ में आ रही बात? ये ऐसे ही किसी भी डिवाइस को आप कितना इनपुट दे रहे हो और वो आउटपुट पावर कितना है। क्लियर है ये बात? इनपुट पावर डिवाइड बाई, सॉरी, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, ये जो रेशियो होता है वही क्या होती है, एफिशिएंसी। तो सपोज दैट एन ईएमएफ सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से आर, और इसके अक्रॉस हमने ये आर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो इसकी एफिशिएंसी तुमको निकालनी है। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर। तो वो कैसे निकलेगी बोलो? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे निकालोगे बोलो? सपोज करो ये एक ईएमएफ सोर्स था, यहां से आई ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज, बोलो कितना होगा, वोल्टेज इंटू आई, इनपुट पावर। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वी, आई करंट जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, क्या आउटपुट का पावर कितना देगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। अच्छा, इनपुट कितना गया है, ई इंटू आई, बोलो। इनपुट वोल्टेज, इनपुट तो हम ईएमएफ लगा रहे हैं ना, करंट कितना दिया, आई। अब ध्यान से सुनना, हाँ, ईएमएफ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बाई दिस ईएमएफ, ठीक है। और तुमको पता है कि करंट कैसे निकलता है, ईएमएफ डिवाइड बाई, बोलो, दिस, है ना, नेट ईएमएफ डिवाइड बाई, अच्छा हाँ, एक चीज कर लेते हैं, इसमें ही ऐसे समझ लो, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, बोलो। तो ईएमएफ क्या होगा, आई टाइम्स आर प्लस आर, फिर ये काट दो, तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में आपको एफिशिएंसी मिल गई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब एक और चीज समझो, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इट इज लेस देन 1। मतलब कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये बड़ा है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज बिगर देन द लोड रेजिस्टेंस, तो लेस देन 1 आया। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस उस ईएमएफ का मैं 0 कर दूं तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1, मतलब 100%। 100% का मतलब क्या होगा, जितना भी इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिला। लेकिन क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप 0 कर सकते हो, नहीं होगा, तो मतलब ये हमेशा यहाँ पे फैक्टर रहेगा, और जब रहेगा तो फिर लेस देन 1 ही रहेगी। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, उसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 नहीं होगी, वो तो आइडियल केस हो गया। और आइडियल केस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, बोलो, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट इज राइट डाउन, अच्छा यहीं तक रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कुछ बच्चे आए नहीं, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाल लो टॉपिक, डालो मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल राइट।